जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे। और मैं सौरभ। हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटी वाली क्लास में। पिछले सेक्शन में हम लोगों ने बात करी थी अनुच्छेद 32 तक। ठीक, उसके आगे चलेंगे 33, 34 और 35 देखेंगे, उससे संबंधित कुछ वाद हैं वो देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो। और तब जब अच्छी लगे कब लगे, जब आप पूरा देखेंगे तब। और 2-4 लाइन में आपको समझ नहीं आएगा, ये जाहिर सी बात है। तो पूरा देखिएगा। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो फिर मत करिएगा, अगर समझ में आ रही हैं तो फिर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 33 में ये बात कही है, सरकार अधोलिखित के मौलिक अधिकार को कम कर सकती है। मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो हमें मौलिक अधिकार 5-6 दिए गए हैं, 6 अधिकार दिए गए हैं, उनको कम कर सकती है। कुछ विशेष चीज़ें जब हो जाएं, जैसे आपातकाल लागू हो जाए या सैनिक मार्शल लॉ लागू हो जाए, सैनिक शासन लागू हो जाए, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ों में ये लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल भी मौलिक अधिकार को कम कर सकते हैं। अब किसका किसका मौलिक अधिकार ये कम कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो देखिएगा, ये कानून व्यवस्था से संबंधित जो लोग होंगे उनके मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है। कानून व्यवस्था से संबंधित मतलब वे लोग जो जैसे सांसद हो गए, विधायक हो गए या फिर कोई पदाधिकारी हो गए, अगर ये लोग हैं तो कुछ मामलों में इनके मौलिक अधिकार को कम कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, आम जनता और कोई पदाधिकारी दोनों में अंतर होता है। जो छूट हम आम जनता को देते हैं वो हम पदाधिकारी को नहीं दे सकते, या जो कोटा हम पदाधिकारी को देते हैं वो आम जनता को नहीं दे सकते। तो कुछ चीज़ों में कानून व्यवस्था से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उनको ये छूट मौलिक अधिकार में उनकी छूट को कम कर दिया जाता है कि आप ये कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे सशस्त्र बलों के सदस्य मतलब जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं, उनके कुछ अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। नहीं तो देखिए, सीमित करने का एक मतलब है कि अगर उनके भी अधिकार को हम आम जनता की तरह रखने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाने लगें। तो इस चीज़ के लिए कुछ अधिकार को कम कर दिया जाए। अगला है दूर संचार से संबंधित सदस्य। दूर संचार का मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे टेलीफोन कंपनी हो गई, मोबाइल टावर वाली कंपनी हो गई, जो ये हैं, जो आप एयरटेल, वोडाफोन, जो भी हैं, ये सारी BSNL, इनके अधिकार को कम किया जा सकता है। कम करने का मतलब ये हो जाता है कि हनन नहीं किया जाएगा, बस ये कह दिया जाएगा कि आपकी लिमिट बना दी जाएगी कि आप इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत है। क्योंकि देखिए, सुरक्षा तो हमें देखनी है ना। क्योंकि अगर हम इन कंपनियों को एकदम फ्री छोड़ देंगे तो फिर तो ये समझ लीजिए कि कोई अगर फ़ोन पे चैट पे बात कर रहा है, वो सब किसी का भी लीक हो सकता है, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। ये लोग करके बाद में ब्लैकमेल करने लगेंगे, ऐसा होता भी है। तो ये प्राइवेसी रखने के लिए इनके अधिकार को कम के रखा जाता है। आम सूचना से संबंधित सदस्य, कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जैसे जो हमारे गांव स्तर पे अधिकारी होते हैं, छोटे अधिकारी, जैसे लेखपाल हो गया, तहसीलदार हो गया। ये जो छोटे आम सूचना वाले अधिकारी होते हैं, जो छोटे गांव स्तर पे काम करते हैं, उनके कभी कभी उनको कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती हैं या फिर उनसे पाबंदियां लगा दी जाती कि आप ये काम नहीं कर सकते। बस हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 33 में ये कहा गया है कि कुछ समय पे हम जो हमारे कुछ पदाधिकारी हैं उनके मौलिक अधिकार को हम कम कर सकते हैं। किनका किनका कर सकते हैं? आर्मी का ये कर सकते हैं, जो अधिकारी होते हैं उनका कर सकते हैं। उसके साथ साथ दूर संचार वाले कम्युनिकेशन को कम कर सकते हैं। आम जनता के जो बीच में छोटे अधिकार पदाधिकारी रहते हैं उनको कम कर, उनके अधिकार को ये कम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। मैं जहाँ कहूँगा कि हाँ यहाँ से बना हुआ है उसको ध्यान में रखिए, बशर्ते जानते रहिएगा। जब देश में सैनिक शासन लागू हो, देखिएगा अनुच्छेद 34 में बात कही गई है कि जब देश में सैनिक शासन लागू हो तो मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है। सैनिक शासन का मतलब ये हो गया कि हमारे यहाँ आर्मी रूल चल रहा हो, राष्ट्रपति शासन हो, तो उस समय हम मौलिक अधिकार को कम कर सकते हैं। एक चीज़ बताइएगा, जब जैसे ही ये समझ लीजिए कि सैनिक शासन लग गया है, हर जगह RPF, CRPF, ITBP के जवान खड़े हैं, तो किस कंडीशन में ये खड़े होंगे? जब ऐसा लगेगा कहीं युद्ध होने वाला है या कोई आंतरिक दंगा हो गया है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है स्थानीय पुलिस, तब तो इन्हें बुलाया जाता है। अब एक चीज़ बताइएगा, इन्हें आर्मी रूल इसलिए लगाया गया कि ताकि दंगा फसाद ना हो, कुछ हो रहा हो तो वो बंद हो जाए। अब उस समय में हम ये कह दें कि अगर हमारा अधिकार है कि हम कहीं घूम फिर आ जा सकते हैं, खा पी सकते हैं, ठीक है। अगर सभी लोग घूमने के पर्पज़ से निकल जाएंगे तो भीड़ हो जाएगी, और भीड़ हो जाएगी तो फिर दंगा हो जाएगा। इस चीज़ के बचने के लिए सैनिक व्यवस्था में जब सैनिक शासन लागू होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है या मार्शल लॉ लागू होता है, उस समय मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है। कि मतलब कि आप बाहर नहीं निकलेंगे,
सीमित समय में आप बाहर निकलेंगे, कम किया, आपका हनन नहीं किया जाएगा कि आपको दिया ही नहीं जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो सकती है, अगर व्यवस्था एकदम ख़राब होने के कगार पे आ जाएगी तो कम किया जा सकता है, लेकिन कोशिश ये करी जाएगी ख़त्म ना करके थोड़ी सी कम करी। जैसे लॉकडाउन में भी आप लोगों ने झेला है कि इस समय कहेंगे सर हमारी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, कि हमें कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है, इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। भाई ये आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। अब भले ही ना किया जाए, कोई पालन ना करे या सरकार खुद ही लापरवाही करे या जो भी है, तो ये हमारी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। वैसे ही अगर सैनिक शासन लगता है तो हमारी सुरक्षा के लिए लगता है और देश की सुरक्षा के लिए लगता है। तो उस समय अगर कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं तो उससे ये नहीं माना जाएगा कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। बस ये हो रहा है कि सरकार उसको कम इसलिए कर रही है ताकि शासन व्यवस्था बनी रहे। तो 34 भी आपको समझ आएगा कि सैनिक शासन व्यवस्था मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है अगर सैनिक व्यवस्था लागू है तो मेरे हिसाब से 34 भी क्लियर होगा। देखिएगा, एक चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है, अनुच्छेद 35, इसको ध्यान में रखिएगा, ये जरूरी है। इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई कानून बनता है तो वो सिर्फ संसद के पास है। मतलब मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी कानून बनाया जाएगा तो वो सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है। मतलब केंद्र सरकार ही एक तरीके से बना सकती है, लेकिन जो राज्य सरकारें होती है वो मौलिक अधिकार पे कानून नहीं बना सकती। मतलब जो हमारा विधान परिषद होता है, विधानमंडल होता है, उसे ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो मौलिक अधिकार पे कानून बनाए। वो कानून बनाती है, उसे अधिकार है कुछ मामलों में, लेकिन मौलिक अधिकार पे जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है वो सिर्फ संसद को दिया गया है। संसद ही इस पे कानून बना सकती है। तो मेरे हिसाब से ये भी क्लियर होगा कि संसद बनाने। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसको समझिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार पे कानून बनाने का अधिकार, मौलिक अधिकार पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो वहाँ देगा कि ऐसे दे देगा कि संसद, सिर्फ संसद को, विधानसभा को, या फिर विधानमंडल को, राज्य को, ऐसे करके दे देगा। तो आपको सिर्फ वहाँ जाना है जहाँ पर लिखा हो संसद। मतलब मौलिक अधिकार पे कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसको होता है, संसद के पास होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, किसके पास होता है, संसद के पास होता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद भी याद रखना है किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो अनुच्छेद 35 में ये बात कही गई है, और क्या कही गई है कि मौलिक अधिकार से संबंधित कोई कानून बनाना है तो वो अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है। चलिए, तो अगर ये तीनों क्लियर हो गया तो इससे संबंधित कुछ ये हुआ कि क्या मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। तो कुछ मामलों में जब बात कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ कुछ मामलों में संशोधन किया जा सकता है, कुछ मामलों में नहीं। अब लगातार विवाद आते रहे, देखिएगा समझेंगे, एक एक विवाद को याद रखेंगे। पहला देखिए, मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ विवाद आता है, वाद का मतलब मुकदमा आता है, समझिएगा। अब मुकदमा आता है 1951 में। 1951 में एक मुकदमा आता है शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ। ठीक है, ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलता है। जब सुप्रीम कोर्ट में चलने के बाद निर्णय आता है, ये कहा जाता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। मतलब ये संशोधनीय है। मतलब अगर आप चाहते हैं मौलिक अधिकार में संशोधन करना तो आप संशोधन कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं ये अभी बताऊंगा। पहले बस इतना जान लीजिए कि 1951 के विवाद में, शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ के विवाद में ये कहा गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जब 1951 वाले विवाद में ये कहा गया कि संशोधन किया जा सकता है, तो उसके बाद आता है 1965 का, और ये आता है सज्जन सिंह वर्सेज सरकार, राजस्थान सरकार। सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान सरकार, इसमें यह कहा जाता है कि संशोधन किया जा सकता है। चलिए ठीक है, 1951 वाले मामले में भी ये कहा गया कि संशोधन किया जा सकता है, और 1965 वाले में भी मामले में ये कहा गया कि संशोधन किया जा सकता है। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, चलिए संशोधन किया जा सकता है। लेकिन बात बिगड़ती है तब 1967 में। 1967 में आता है गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य। ये विवाद याद रखेंगे आप, ये भी याद रखेंगे। 1967 में एक विवाद आता है गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य, और इसमें यह कहा जाता है कि मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है। अब अगर मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है तो ये ऊपर वाली कहानी दोनों गड़बड़ हो गई ना, कि पहले संशोधन किया जा सकता था, अब संशोधन नहीं किया जा सकता है। हाँ, अब अगर ये कहा गया संशोधनीय नहीं है तो फिर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट खुद देती है। बहुत बड़ी समिति बैठा के, बहुत बड़ी कमेटी बनाने के बाद, बहुत बारीकी से अध्ययन करने के बाद इस मामलों में, ऐसे मामलों में जजमेंट दिया जाता है। तो 1967 के मामले में जब ये गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज हुआ तो इसमें ये कहा गया कि संशोधन नहीं किया जा सकता है मौलिक अधिकार में। ठीक है, अब अच्छा चलिए, फिर उसके बाद एक विवाद आता है
1973 में एक विवाद आता है, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। केशवानंद भारती ये आए थे उद्देशिका वाले में मामले में, ये दोनों लोग आए थे, केशवानंद भारती और गोलकनाथ उद्देशिका वाले में जो हमने पढ़ाया था, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य में आया और इसमें ये कहा गया कि ये संशोधनीय है, संशोधनीय है। मतलब देखिएगा, पहले ये कहा गया 1951 में ये कहा गया कि संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। फिर 1965 में कहा गया कि हाँ संशोधन किया जा सकता है, चलिए ठीक है। लेकिन जब गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य की बात आती है तो इसमें ये कहा जाता है 1967 में कि संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यही कहानी थोड़ी अलग हो जाती है कि संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर उसके बाद एक केस आता है 1973 में, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, और इसमें एक संशोधन किया जा सकता है। अब अगर संशोधन किया जा सकता तो भाई चलिए ठीक है, अब तो लास्ट में इसके बाद कोई विवाद नहीं आता है मौलिक अधिकार को लेके। जब विवाद लास्ट में जजमेंट ये आ गया कि संशोधन किया जा सकता है या ये संशोधनीय है, तो ये हुआ कि अब फाइनल रूप से रिजल्ट क्या आएगा। तो फाइनल रूप से रिजल्ट ये देती है सुप्रीम कोर्ट कि आप संशोधन कर सकते हैं, आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप उसके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपको ये भी पता चल गया होगा कि कैसे चल रहा है काम, कि संशोधन किया जा सकता है। एक मिनट रुकिएगा। तो हमने ये कहा कि कुल मिला जुला के ये चीज़ निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं कि अब मौलिक अधिकार में हम लोग संशोधन कर सकते हैं। अब मौलिक अधिकार में अगर संशोधन कर सकते हैं तो किस प्रकार का संशोधन कर सकते हैं ये समझिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। देखिएगा, बात हो रही है मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार में क्या बात करी, देखिए मौलिक अधिकार में हम संशोधन कर सकते हैं, मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है। तो आप संशोधन करेंगे क्या। अब मौलिक अधिकार में संशोधन किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, बात करें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन, देखिए मौलिक अधिकार में संशोधन, ये पूरे निष्कर्ष के बाद, अगर हम ये पूरे निष्कर्ष के बाद चलते हैं तो हम पाते हैं कि संशोधन किया जा सकता है। अब संशोधन किया जा सकता है लेकिन इसके जो मूल ढांचा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाए, मतलब संशोधन किया भी जाएगा तो वो एक तरीके से ही होगा, सकारात्मक संशोधन किया जाएगा, अन्यथा संशोधन नहीं किया जा सकता। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और समझिएगा, कहा गया है कि अगर मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। उसके पहले हमने बताया था 34 में हमने ये बताया था कि जो संशोधन किया जाएगा वो संशोधन नहीं किया जाएगा, संशोधन तो ठीक है, संशोधित किया जाएगा तो मूल ढांचे में किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सैनिक व्यवस्था लागू होगी तो हम जो मौलिक अधिकार है उसको कम कर देंगे, कुछ चीज़ें कर देंगे कि आप ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं। तो एक अनुच्छेद है 358, अगर थोड़ा सा समझेंगे, अनुच्छेद है 358, और अनुच्छेद 358 को आप याद भी रखेंगे कि इसमें क्या ज़रूरी बात कही गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे सीधे सीधे 358 देके। तो आप ध्यान रखेंगे 358, अनुच्छेद 358, आर्टिकल किसकी बात हो रही है, 358। अब देखिए 358 में ये कहा गया कि अगर देश में सैनिक व्यवस्था लागू है, मतलब सैनिक व्यवस्था का मतलब है कि राष्ट्रपति शासन लागू है। और कब लागू होता है, जब से मान लीजिए कोई युद्ध हो गया, कोई बाह्य आक्रमण हो गया, उसी समय लागू होता है। तो उस समय जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार होता है वो निलंबित हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे 358 में क्या कहा गया है कि अगर कोई युद्ध होता है, कोई क्या होता है, युद्ध होता है, चाहे वो बाह्य युद्ध हो, ठीक, कोई युद्ध हो या कोई बाह्य युद्ध होता है, तो जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है,
स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। ध्यान में रखेंगे कि अनुच्छेद 358 में ये कहा गया कि अगर कोई बाह्य आक्रमण होता है, और बाह्य आक्रमण होगा तो जायज़ बात है देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस समय जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, जो मैंने आपको बताया था, स्वतंत्रता का अधिकार का बोलने का अधिकार हो गया, घूमने का अधिकार हो गया, खाने का, पीने का, सोने का, अच्छी नींद लेने का, ये जितनी स्वतंत्रताएं आपको दी जाती हैं वो स्वतः निलंबित हो जाती हैं। मतलब एक तरीके से ये कहा जाता है ये पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब ख़त्म किस समय, कब तक ख़त्म रहेगा, ये कम रहेगा स्वतः, जब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। जिस दिन राष्ट्रपति शासन खत्म वो दिन फिर से आज़ाद हो जाओगे आप। ठीक है, तो एक चीज़ इसे याद रखेंगे, IMP भी बना लेंगे। तो आर्टिकल 358 में ये बात कही है युद्ध की, अगर कोई बाहरी आक्रमण करता है तो फिर हम अपनी स्वतंत्रता त्याग के देश की सेवा में लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कही गई, एक संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978। क्या कहा गया? एक संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन संशोधन 1978। अब समझिएगा 1978 में एक संशोधन संविधान में किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें यह कहा गया कि जो अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार आते हैं, 20 और 21 के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, मतलब अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं, जो स्वतंत्रता हमें दी गई है, जो हमारा मौलिक अधिकार कहाँ दिया गया है, 20 और 21 में, ये कभी भी ये मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकते। तो आपको ध्यान में रखना है ये क्या हो, निलंबित नहीं हो सकते। तो आपको ध्यान में रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा अधिकार राष्ट्रपति शासन के, या फिर राष्ट्रपति शासन नहीं लिखेगा तो लिखेगा मार्शल लॉ लिख देगा, या सैनिक शासन लिख देगा, इस तरीके से के समय या बाह्य आक्रमण के समय कौन सा अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। क्वेश्चन ये होगा कि कौन स्वतः निलंबित हो जाता है। तो आप सीधे जाएंगे स्वतंत्रता के अधिकार का जो मौलिक अधिकार दिया गया है वो स्वतः निलंबित हो जाता है। जबकि अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कौन सा अधिकार निलंबित नहीं होता है तो आप सीधे बताएंगे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो अनुच्छेद 20 और 21 में बात कही गई है वो कभी भी निलंबित नहीं होगी। अब ये भी आपको पता चल गया कि मौलिक अधिकार में कौन निलंबित हो सकता है और कौन निलंबित नहीं हो सकता है। देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? इसमें पूछा जाएगा कि जितने मौलिक अधिकार आपने पढ़ा है उन मौलिक अधिकारों में कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही बना है। तो मैंने शायद जब पढ़ा रहा था तब भी बताए थे। तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 15 और 16 हमने बताया था आपको, ये दोनों जो है अनुच्छेद 15 और 16 ये सिर्फ भारतीयों को दिया गया मौलिक अधिकार है। तो आप लिखेंगे सिर्फ किसे दिया गया है? सिर्फ भारतीय को, भारतीय नागरिक को। ठीक है, भारतीय नागरिक को कौन सा सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को कौन सा वो दिया गया है? तो अनुच्छेद 15 और 16 में जो अधिकार दिए गए हैं, जो मौलिक अधिकार हमें दिया गया है वो सिर्फ किसको दिया गया? भारतीय को। तो आप ध्यान में रखेंगे इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन देख के आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो कभी भी सिर्फ भारतीयों को दिया गया है, और कौन सा मौलिक अधिकार है जो कभी भी निलंबित नहीं होता, और कौन सा मौलिक अधिकार है जो सैनिक शासन व्यवस्था में ख़त्म हो जाता है। तो आप समझेंगे स्वतंत्रता का अधिकार जहाँ बात की गई है वो राष्ट्रपति शासन में ख़त्म हो जाएगा, जबकि जो 20 और 21 हैं ये कभी निलंबित नहीं होते हैं। और वो मौलिक अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं वो अनुच्छेद 15-16 में जिनकी बात की गई है वो। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो ये 21 वाला है, 21 वाला अनुच्छेद 21 वाला है, ये नागरिकों विदेशी नागरिकों को भी दिया गया है। मैंने आपको बताया था प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये विदेशियों को भी दिया गया, भारत नागरिकों के साथ विदेशियों को भी दिया गया। तो मेरे हिसाब से
आपको मौलिक अधिकार से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बता दिए। ठीक है, अब ये भाग 3 भी ख़त्म होता है। आगे वाले सेशन में भाग 4 पे बात करेंगे। क्लास कैसी लगी, कुछ अगर जानकारी इससे मिली हो और आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन हो, मेरे हिसाब से बेहतरीन है और कम भी नहीं है आपके स्तर पे। जिस स्तर पे आप तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल की तैयारी नहीं कर रहे, ना मैं सिविल की पढ़ा रहा हूँ। मैं वनडे एग्ज़ाम के तरीके से जो आप टेट देते हैं, सीटेट देते हैं और अभी पीईटी का एग्ज़ाम होगा, उसका जो सिलेबस है, उसकी क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई बात कहनी हो तो कमेंट करिएगा। मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।